एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने थ्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात, जिसका नाम है कार्बीन। तो ऑब्जर्वेशन से पता चला कि काफ़ी स्टूडेंट्स को कार्बीन जो है वो बहुत कम समझ में आती है, यानी कार्बीन को लेकर उनके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया है, ताकि तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कार्बीन को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स है कार्बीन को लेकर वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल इजी वे में आज हम कार्बीन को पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कार्बीन। सो आज का हमारा टॉपिक है कार्बीन। सबसे पहले बात ये आती है कि कार्बीन क्या होती है, व्हाट इज द कार्बीन। सो फर्स्ट पॉइंट इज कार्बीन इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बीन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है, दैट मीन्स ये रिएक्शन के बीच में बनती है। सेकेंड पॉइंट, कार्बीन में एक कार्बन होता है, उस कार्बन से दो सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए रहते हैं। इन सिग्मा बॉन्ड से कोई भी एक्स वाई एटम जुड़े हुए हो सकते हैं। एक्स वाई का मतलब कोई भी एटम यहाँ पर कार्बन से इस कार्बन से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके अलावा कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इसे कार्बीन कहते हैं। इसके अलावा कार्बीन में कार्बन के पास टोटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बिकॉज कार्बीन में कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसे न्यूट्रल स्पीशीज भी कहा जाता है। कार्बन क्या होती है, कार्बन एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है, अर्थात कार्बन में कार्बन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बन में बिकॉज कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, दैट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट न होने के कारण इसके पास क्या रहती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करना चाहती है। ऐसी स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो कार्बीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करती है, यानी एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये काम करती है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, यानी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, लव करता हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हो, या फिर जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्टिव होता हो। साथ ही बात करें कार्बीन में कार्बन की, तो हमने क्या क्या देखा कि कार्बीन क्या होती है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है। इसमें कार्बन होता है, कार्बन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए रहते हैं और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बीन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है, दैट मीन्स इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वैलेंस शेल में। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करती है। अब बिकॉज कार्बीन में कार्बन के पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड यानी दो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यह हाईली रिएक्टिव होती है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, वो स्पीशीज जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम के पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हो ना, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा हो, तो इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो स्पीशीज कैसी हो जाती है, हाईली रिएक्टिव हो जाती है। और जो स्पीशीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है वो उतनी ही लेस स्टेबल होती है। यही रीजन है कि कार्बीन जो है वो लेस स्टेबल होती है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन की स्ट्रक्चर
कैसे होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अभी ये देखा कि कार्बन में एक कार्बन होता है और इससे 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए रहते हैं। सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई सा भी एटम जुड़ा हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी। और कार्बन में कार्बन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता करने के लिए हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो कार्बन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, चलिए अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 1 2, प्लस लोन पेयर कितना है 1 ना, तो टोटल कितना हो गया 3। तो अगर n की वैल्यू 3 आ जाए तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। और अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दैट मीन्स उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो कैसी होनी चाहिए थी, ट्राइगोनल प्लेनर होनी चाहिए थी ना, बट वास्तव में ऐसा नहीं होता। उसका रीजन क्या है, देखो होनी तो चाहिए थी ऐसी कि भाई ये कार्बन और ये इससे 2 सिग्मा बॉन्ड, मान के चलो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक क्या है इनके पास लोन पेयर है। इसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशीज। बट अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यानी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होने लगता है, रिपल्सन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो अब इन दोनों के बीच में क्या होने लग जाता है, रिपल्सन होने लगता है। और रिपल्सन होने के कारण ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कर देते हैं। तो ये अपने से दूर करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे, यानी ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होने के कारण ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसे हो जाती है, बेंट, यानी ये बॉन्ड कैसे हो जाते हैं, बेंट यानी मुड़ जाते हैं, इसीलिए इसे बेंट शेप कहा जाता है। तो एक्चुअल में कार्बन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होने के कारण बॉन्ड मुड़ जाते हैं और इस मुड़ी हुई शेप को बेंट शेप कहा जाता है। तो एक्चुअल में कार्बन की शेप कैसे होती है, बेंट शेप होती है, ठीक है ना, ऐसी शेप। अब हम ये देखते हैं जनरेशन ऑफ कार्बन की, कार्बन को किस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें फर्स्ट मेथड है बाय फोटोलाइसिस ऑफ डाईएज़ो मीथेन। आपको इन जितने भी हम मेथड पढ़ेंगे ना कार्बन बनाने के, उन मेथड को आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 11th 12th नीट जेईई मेंस या फिर आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केमिस्ट्री के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए देखते हैं कि फोटोलाइसिस ऑफ डाईएज़ोमीथेन क्या होता है। देखो फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इसको 2 भागों में तोड़ो आप, फोटो प्लस लाइसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। यानी लाइट की प्रेजेंस में किसी बॉन्ड को ब्रेक करना, उसे तो हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। अब देखो डाईएज़ोमीथेन, डाई का मतलब है 2, एजा किसको बोलते हैं, तो एजा वर्ड जो है ना वो नाइट्रोजन के लिए यूज में लिया जाता है। तो एजा का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, और मीथेन किसको बोलते हैं, CH2 ग्रुप को मीथेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस चीज का कहने का मतलब क्या है कि ये रहा मीथेन, और इस मीथेन से जब 2 नाइट्रोजन जुड़ी हुई हो ना
तो इसे बोलते हैं डाईएज़ोमीथेन। इसका नाम क्या होता है? डाईएज़ोमीथेन। तो जब डाईएज़ोमीथेन की रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में करवाई जाती है, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। लाइट को हम H म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो जब डाईएज़ोमीथेन की रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो लाइट के प्रेजेंस में करवाने से होता क्या है, ध्यान से देखना। देखो एक्चुअल में डाईएज़ोमीथेन को हम ये होती है जिसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, इस वाले नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे देता है और ये बॉन्ड उठकर इस कार्बन पर आ जाता है। तो कैसे स्ट्रक्चर बन जाती है? इस CH2 पर तो क्या गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये रहा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ऐसा क्यों किया? क्या इस डाईएज़ोमीथेन को ऐसे लिखते तो क्या रिएक्शन नहीं होती क्या? बिल्कुल होती, बट देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई मॉलिक्यूल में लाइट दे देना तो वहां पर गैस, मतलब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन गैस है ना, तो किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई गैसियस एटम प्रेजेंट है ना, तो ये बात निश्चित है कि अगर उस मॉलिक्यूल को लाइट दे देंगे ना तो वहां से उस मॉलिक्यूल से गैस बाहर निकल जाएगी। अब नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है ना। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए हमने क्या किया, इस नेगेटिव चार्ज को इस बॉन्ड पर रखा और जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पर आया वैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठकर इस कार्बन पर आ गए। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गई है। तो ये भी डाईएज़ोमीथेन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही डाईएज़ोमीथेन की रिएक्शन हम लाइट के प्रेजेंस में करवाएंगे ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और क्या बन गया, CH2। अब माइनस का मतलब अब इस कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो ये बन गई कार्बन। आप इसको कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हो, ये कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सिग्मा बॉन्ड जिनसे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये बन गई कार्बन। तो कार्बन बनाने का एक मेथड तो क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ डाईएज़ोमीथेन, यानी जब डाईएज़ोमीथेन को लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है, क्रिया करवाई जाती है, तो कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कैसे हुआ वो हमने देख लिया। सेकंड मेथड में बाय अल्फा एलिमिनेशन। अब देखिए अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। ये कार्बन, इससे ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। देखो ट्राइक्लोरोमीथेन कैसे हुआ, 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरीन के लिए हम यूज में लेंगे ट्राई, और ट्राई क्या है, क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरो, ये तो हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। अब मेन चीज यहाँ पर क्या है, कार्बन ना, कार्बन कितना 1 कार्बन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, मैथ, और बिकॉज सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो मैथ प्लस एन मैथिन। ठीक है, इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ये तो इसका यूपीएससी नाम है, इसका जनरल नेम होता है क्लोरोफॉर्म, इसे क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। ठीक है ना, देखो क्लोरोफॉर्म एक्चुअली होता है कि एक ऐसा केमिकल है जिसका यूज बेहोशी की दवा में किया जाता है, यानी अगर कोई पर्सन क्लोरोफॉर्म को स्मेल कर लेता है ना, सूंघ लेता है, तो वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाई जाती है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर OH- एज ए बेस लिया, तो बेस का काम तो क्या होता है, देखो एसिड का काम होता है प्रोटॉन यानी H+ देना, और बेस का काम होता है प्रोटॉन यानी H+ लेना।
तो जैसे ही ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाएंगे ना, तो बेस क्या करेगा, यहाँ पर ये जो H है ना, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इस OH ने क्या किया, इस हाइड्रोजन पर अटैक किया। तो जैसे ही OH माइनस ने इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ये जो बॉन्ड के पास जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहाँ चल गए, इस कार्बन के पास चल गए। तो यहाँ से H और OH यानी H2O बाहर निकल गया और क्या बन गया, कार्बन। कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और कार्बन के पास क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, जब भी ऐसी कंडीशन हो कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो और कार्बन के पास कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो हैलोजेंस होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बेस्ट लीविंग ग्रुप होते हैं। लीविंग ग्रुप का मतलब ये किसी भी रिएक्शन में इजीली बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए ना, तो एक्स्ट्रा। तो जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वैसे ही क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाता है। तो क्या बन जाएगा, ये कार्बन और ये रही 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन ही बचे ना, और ये रहा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, जिसको हम 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना क्या हुआ इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन कैसे बोला, देखो कार्बन से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन के पास वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही ट्राइक्लोरोमीथेन की रिएक्शन बेस के साथ करवाई, बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन को लेना, तो बेस ने क्या किया, इस H+ को अपनी तरफ ले लिया और HOH वाटर बनकर बाहर निकल गए और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए, कार्बन पर। तो कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आते हैं ना, वैसे ही ये क्लोरीन क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप जो इजीली रिएक्शन में बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही क्लोरीन बाहर निकला, अब क्या क्या बच गए, कार्बन, कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन, अभी क्या बन गई, कार्बन बन गई ना, कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं ना। तो इस कार्बन का नाम हो जाएगा डाइक्लोरो, क्योंकि यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड से 2 क्लोरीन जुड़ रखे हैं, इसीलिए इस कार्बन को बोलेंगे डाइक्लोरो कार्बन। ठीक है, ये था सेकंड मेथड कार्बन बनाने का। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है बाय लिथियम कार्बेनॉइड। थर्ड क्या है, बाय लिथियम कार्बेनॉइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस पे बेस्ड एक नेम रिएक्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लिथियम कार्बेनॉइड क्या होता है, तो ध्यान से देखना, जब एक CH2 ग्रुप हो और CH2 ग्रुप से एक तो कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ हो, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक तरफ कोई मेटल जुड़ी हुई हो, मेटल यानी धातु जुड़ी हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिथियम लिया ना हमने, तो यहाँ पर लिथियम लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को कार्बेनॉइड कहा जाता है। कार्बेनॉइड किसको कहते हैं, कार्बेनॉइड का मतलब होता है मिथिलीन, जिससे यहाँ पर एक तरफ तो कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक तरफ कोई मेटल जुड़ी हुई है, मेटल यानी धातु। वो मेटल कोई भी हो सकती है, लिथियम भी हो सकती है, जिंक भी हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकती है। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को कार्बेनॉइड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कौन सी मेटल ली है, लिथियम मेटल ली है ना, तो
तो इस कार्बोनॉइड का नाम क्या हो जाएगा, लिथियम कार्बोनॉइड। अब आप सोच रहे होंगे कि लिथियम कार्बोनॉइड से कैसे कार्बन बन सकती है, तो देखो अब CH2 से ब्रोमीन और लिथियम जुड़े हुए हैं। ब्रोमीन तो अच्छा लिविंग ग्रुप है और लिथियम एक मेटल है। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। ध्यान रखना, मेटल की, धातु की ये नेचर होती है कि धातु जो होती है ना मेटल, वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दूसरे कंपाउंड को, दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकती है। अब लिथियम मेटल है, धातु है, नेचर कैसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगी, इसको, मतलब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये कौन ले लेगा, ये कार्बन ले लेगा। तो जैसे ही अब देखो लिथियम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही कार्बन ने लिए, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और ये इससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ। अभी अपन ने बात की थी कि अगर ऐसा सिस्टम आ जाए ना कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो और कार्बन से कोई हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा हुआ हो, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा वैसे ही वहां से ये जो हेलोजन है ना ब्रोमीन, ये बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हेलोजन, ब्रोमीन इज द बेस्ट और गुड लिविंग ग्रुप। तो जैसे ही ब्रोमीन बाहर निकला, क्या बन गया, ये कार्बन, कार्बन से ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है नहीं, ये दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कार्बन बन गई ना। अब देखो इस कार्बन का नाम क्या, इसको सिंपल कार्बन भी बोल सकते हैं या फिर इसे डाईहाइड्रो, कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है ना, तो डाईहाइड्रो कार्बन भी कहा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मेथड देख ली कार्बन बनाने के। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं, कौन कौन से, फोटोलाइसिस ऑफ डाइएजोमीथेन, सेकंड मेथड अल्फा एलिमिनेशन, थर्ड मेथड बाय लिथियम कार्बोनाइड। तीनों ये मेथड बहुत सिंपल है, आप इनको एक बार देखिए, अच्छे से नोट कीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कार्बन कितने टाइप्स की होती है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन मेनली 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की होती है। वन इज सिंगलेट कार्बन, अनदर इज ट्रिपलेट कार्बन। कार्बन 2 प्रकार की होती है, एक सिंगलेट कार्बन होती है और दूसरी ट्रिपलेट कार्बन होती है। अब ये सिंगलेट कार्बन क्या होती है, ट्रिपलेट कार्बन क्या होती है, इन कार्बन के नाम सिंगलेट, ट्रिपलेट क्यों रखे, चलिए बात करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इनके बारे में। देखो ध्यान से देखना, कार्बन चाहे सिंगलेट हो चाहे ट्रिपलेट हो, कार्बन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था ना, क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है, sp2 होता है ना। अब देखो जनरली कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये क्या होता है, कार्बन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में 1s यानी जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ना, इनर इलेक्ट्रॉन, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसको हम हटा देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा आउटर शेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए, अब कार्बन में होता क्या है, कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो वो सिग्मा बॉन्ड कहां से आएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे अगर कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हो ना, तो वो हाइड्रोजन इस ये जो पेड इलेक्ट्रॉन है इनसे तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं। बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ है कार्बन में, पी ऑर्बिटल के पास। तो देखो इसका मतलब कार्बन में 2 सिंगल बॉन्ड बन सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना देकर और यहां से एक एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, बना लिया ना। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, कितने पी ऑर्बिटल, 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में एक s और
दो p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो टोटल 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या बन गए, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए नए, जिसमें एक sp2 ऑर्बिटल में तो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 2 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा कार्बन में एक क्या बच गया, वेकेंट p ऑर्बिटल बच गया। ठीक है ना, एक बार फिर से इस बात को समझ लो। देखो, अगर हमें ये पता करना है ना कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन क्या होती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया था कि 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, अब चूंकि कार्बिन में कार्बन सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये जो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये जो p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास है ही, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, दोनों इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इसीलिए कार्बन में 2 तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर पाया जाता है, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2, यहाँ पर देखो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, एक s ने और 2 p ने, है ना। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखो, एक s और 2 p, ठीक है, और इससे 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक ये बन गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये तीनों नए ऑर्बिटल बने हैं ना। इसके अलावा कार्बन के पास एक क्या बच गया, वेकेंट p ऑर्बिटल बच गया। चलो अब इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं डायग्रामेट्रिकली। कैसे, ये कार्बन रहा, देखो ये एक हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये दूसरा हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो, एक तो ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कितने हैं टोटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 है ना। एक ये रहे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसके अलावा कार्बन के पास क्या रहता है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी रहता है। ये रहा वो वेकेंट p ऑर्बिटल। ऐसा हम क्या करेंगे, दोनों कार्बन में बनाएंगे ऐसा। ठीक है, जिसमें से ये तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल। और ये सारे क्या हैं, sp2। ठीक है, अब देखो यहां पर तो 2 इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग कर ली और एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब देखो, अब ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन थे ना, इन्होंने तो क्या किया, हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब बचा क्या, ये डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। अब देखो, अब हमारे पास 2 कंडीशंस आती है। 2 कंडीशन क्या क्या है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस sp2 ऑर्बिटल में रहते हैं ना, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होना, तो कार्बन में क्या हो जाएगा, एक p ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगा। तो ध्यान देना,
अगर दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक ही sp2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो तो ऐसी कार्बीन को हम सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। रीजन क्या है वो अभी देखेंगे। देखो कैसे इसको सिंगलेट कहा गया है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेस पर। किसके बेस पर? स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेस पर। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? तो इसको हम निकालते हैं 2s+1 के फॉर्मूले की हेल्प से। अब आप बोलेंगे s क्या होता है? तो s है इलेक्ट्रॉन की स्पिन वैल्यू। एक चीज ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दर्शाए ना, यानी अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की s वैल्यू कितनी है? +½ देखो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉकवाइज के हम प्लस यूज में लेते हैं, चूंकि ये आधा चक्कर ही पूरा कर रहा है ना, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है? ½ ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए s की वैल्यू होती है -½ ठीक है। अब देखो यहां पर एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इसका मतलब +½ एक तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे है और दोनों एक ही ऑर्बिटल में है तो इसके लिए आ जाएगा -½ तो +½ -½ = कितना हो जाएगा? 0 ठीक है। इसका मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब s की वैल्यू हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में रखेंगे, तो चलिए रखते हैं। तो 2 × s की वैल्यू कितनी? 0 + 1। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 0 + 1 = 1। तो अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू, नोट डाउन कर लेना इस चीज को, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी 2s+1 की वैल्यू 1 आ जाती है तो ऐसी कार्बीन को सिंगलेट कार्बीन कहा जाता है। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कार्बीन पर प्रेजेंट दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में यानी sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंगलेट वर्ड कहां से आया? यह है स्पिन मल्टीप्लिसिटी से। क्यों? क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1, और 1 का मतलब सिंगल, इसलिए सिंगलेट कहते हैं इस कार्बीन को। अब बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बीन की। अब मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया आराम से आ गया होगा। क्या? कि देखो वही बात यहाँ पर है, कार्बीन वाला कार्बन रहा, P में जो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन थे ना, उन्होंने क्या किए? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर पैरिंग कर ली और एक सिग्मा बॉन्ड बना ली। इनका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर, जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब देखो, अब रहा कार्बीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में थे तब तो उसको सिंगलेट कह दिया। हाँ, एक कंडीशन ये है कि अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर इस वैकेंट p ऑर्बिटल में आ जाए ना, तब क्या हो जाएगा? तब यहां पर इस वैकेंट p ऑर्बिटल में भी क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हुआ क्या? sp2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहां चला गया? इस वैकेंट p ऑर्बिटल में चला गया। जा सकता है, ठीक है ना। अगर थोड़ी एनर्जी दे दी जाए मॉलिक्यूल को तो इजीली वो क्या हो सकता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट p ऑर्बिटल में जा सकता है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं है ना, एक तो किस में है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है और एक इलेक्ट्रॉन कहां चल गया? वैकेंट p ऑर्बिटल में चला गया। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। भाई ट्रिपलेट कार्बीन, तुम नाम ट्रिपलेट क्यों आया? चलो देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या चेक करना है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? 2s+1 होती है। अब यहाँ पर s की वैल्यू निकालो आप। देखो अभी हमने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रेजेंट हो ना, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू क्या आती है? +½ तो +½ +½ तो +½ कितने होते हैं? 1 होता है ना। ½ + ½ = 1। अब s की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई ना, इस फॉर्मूले में रख दो भाई। सो 2 × s की वैल्यू 1 + 1, तो 2 × 1 = 2 + 1 3। दैट मीन्स यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी
डेंसिटी यानी 2s+1 की वैल्यू कितनी आ गई इस कार्बन के लिए, 3 आ गई ना। तो 3 के लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं ट्रिपलेट, इसीलिए इस कार्बन को ट्रिपलेट कार्बन कहा जाता है। अब ट्रिपलेट कार्बन कब हुई, तब हुई जब दोनों इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग ऑर्बिटल में आ गए, एक sp2 ऑर्बिटल में आ गया और एक वैकेंट p ऑर्बिटल में चला गया। इस प्रकार हम कार्बन को सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो एक चीज और ध्यान से देखिए यहाँ पर, चूंकि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या है, पास है, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना इस ऑर्बिटल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या दिखाएंगे, रिपल्सन दिखाएंगे। इनमें रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा ना, लार्ज रिपल्सन। और 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में जितना ज्यादा रिपल्सन होता है ना, उनके बीच का बॉन्ड एंगल उतना ही कम। देखो रीजन क्या है वो देखो आप, मान के चलो ये 2 बॉन्ड ऐसे हैं, ठीक है। ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये अपने से दूर भगा रहे हैं। तो बॉन्ड क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे ना, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, छोटा। तो ज्यादा रिपल्सन होने के कारण इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। एटलीस्ट कितना हो जाता है, 100 से 110 डिग्री के आसपास। हमेशा ध्यान रखना, सिंगलेट कार्बन का बॉन्ड एंगल छोटा होता है, कितना, 100 से 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर sp2 ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षित करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है। ट्रिपलेट कार्बन में देखिए, चूंकि ट्रिपलेट कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉनों को मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इतना रिपल्सन नहीं करेगा जितना 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यहाँ पर इस एक इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन क्या होगा, थोड़ा कम होगा, कम रिपल्सन होगा। और जब इन दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा तो इसका मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लार्ज बॉन्ड एंगल, और लार्ज भी कितना, 130 डिग्री से लेकर 150 डिग्री के आसपास। तो यही रीजन है कि ट्रिपलेट कार्बन का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। क्यों होता है बॉन्ड एंगल ज्यादा, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं दिखाता, लेस रिपल्सन दिखाता है। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को कम प्रतिकर्षित करता है, कम प्रतिकर्षित करेगा तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा हो जाएगा कितना, 130 से लेकर 150 डिग्री तक हो जाता है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आता है, मतलब इसी पे बेस्ड हम ये पता कर सकते हैं कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन में से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है। तो ये आप बताइए मुझे कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होती है। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिस कार्बन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जितना ज्यादा कम होगा वो कार्बन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगलेट कार्बन में sp2 ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है। ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से ये जो सिंगलेट कार्बन है वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। और चूंकि ट्रिपलेट कार्बन में sp2 ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन कम लगता है। रिपल्सन कम लगता है तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है। तो कम रिपल्सन लगने के कारण ट्रिपलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ना
कि विच कार्बिन इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट और सिंगलेट? तो आंसर क्या होगा? ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। लिख लेना आप ये चीज। तो क्या लिखोगे कि ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। रीजन हमने देख ही लिया, सिंगलेट में ज्यादा रिपल्सन है ना, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से इसलिए कम स्टेबल होती है, और ट्रिपलेट में एक ही इलेक्ट्रॉन है sp2 ऑर्बिटल में, इसलिए इनके बीच में रिपल्सन क्या लगता है? कम लगता है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होती है। और ये हमने देख लिया यहाँ पर कार्बन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आई होप वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और पूरे वीडियो को देखना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते। तो आज हमने बहुत ही इजी तरीके से इस कार्बन को समझा है, और मुझे पूरी होप है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।